एंड वेलकम टू न्यूट्रोफिल नर्सिंग लेक्चर्स। आज हम बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। हमने पिछली वीडियो में बात की थी हीमोडायलिसिस के बारे में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पेरिटोनियल डायलिसिस होता क्या है? बाय यूजिंग पेशेंट्स पेरिटोनियल कैविटी वी रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। हीमोडायलिसिस में क्या होता था कि जो ब्लड है वो मूव ऑन होता था थ्रू द डायलिसिस सॉल्यूशन, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो मूव होता था फ्रॉम ब्लड टू द डायलिसिस सॉल्यूशन, और ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता था। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी में हम डायलिसिस सॉल्यूशन को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब टाइम। जो भी डॉक्टर बोलेगा कि 2 आवर्स तक रखना है या 3 आवर्स तक रखना है या कंटिन्यूस पेशेंट के पेरिटोनियल कैविटी में रखना है, तो हम अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब टाइम डायलिसिस सॉल्यूशन को पास ऑन करेंगे पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी में। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही वेस्ट ट्रांसफ़र हो जाता है इन द डायलिसिस सॉल्यूशन, हम थ्रू द ग्रेविटी उसको अगेन बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए, ये होता है पेरिटोनियल कैविटी। ये पेरिटोनियल कैविटी है। ये डायलिसिस सॉल्यूशन को हमने ऊपर हैंग करके रखा है, ठीक है। एक ही कैथेटर यूज़ होगा जिसमें 2 कफ होंगे। एक में डायलिसिस सॉल्यूशन जो हमने बनाया है वो जाएगा, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब टाइम जो है वो डायलिसिस सॉल्यूशन पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी में रहेगा। फिर जैसे ही वो टाइम ख़त्म होता है, हम क्या करेंगे, एक कफ को बंद कर देंगे, दूसरे को ओपन कर देंगे, एंड थ्रू द ग्रेविटी जो डायलिसिस सॉल्यूशन हमने पेरिटोनियल कैविटी में डाला था वो ग्रेविटी के थ्रू दूसरे इस बैग में आ जाएगा। ओके। हीमोडायलिसिस में हमने पढ़ा था कि जो डायलाइज़र है उसमें क्या थे, सेलुलोज फाइबर है जो कि एक्ट कर रहे थे एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट यहाँ पे हमारी पेरिटोनियल कैविटी जो है वो एक्ट करेगी एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी का एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है पेरिटोनियल कैविटी, और ये हाईली वास्कुलर होता है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, इसलिए हम पेरिटोनियल कैविटी को एज अ डायलिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि दो पेरिटोनियल के 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है पैराइटल जो कि आउटसाइड होती है, जो इंटरनल होती है वो होती है विसरल पेरिटोनियम। तो पैराइटल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम आर सेमी परमिएबल। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और हमें पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या फीचर होता है। इनका ये फीचर होता है, ये अलाउ करते हैं एक्सचेंज को मतलब कि कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को बॉडी के अंदर आने देते हैं और एक्सक्रीट आउट होने देते हैं, ठीक है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेंगे, इट विल अलाउ एक्सचेंज, ठीक है। बट हमें पता है कि ये मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे बहुत अच्छी वास्कुलैरिटी है, मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी है। तो क्या होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होगा, ठीक है। हमारे ब्लड में जो है वेस्ट ज़्यादा था, तो वो क्या होगा, थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो ब्लड से क्या होगा, हमारी पेरिटोनियल फ्लूइड में आ जाएगी या डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगी, ठीक है। जो पेरिटोनियल कैविटी में थी वहाँ पे आ जाएगी। फिर आते हैं इनके एक्सेस साइट में, मतलब कि पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए हमारा प्रेफरेबल साइट क्या होगा, ये हम समझते थ्रू द डायग्राम। इसमें आते हैं, ये है हमारा अम्बिलिकल, ओके। अम्बिलिकल से 2 to 5 सेंटीमीटर बिलो हम एक इंसिजन बनाएंगे, ठीक है। ये सर्जिकल प्रोसीजर है। 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकस वी विल मेक एन इंसिजन, ठीक है। यहाँ पे हम एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे डेक्रोन कफ, ठीक है। डेक्रोन कफ, यहाँ पे एक डेक्रोन कफ होगा, फिर डेक्रोन कफ से कैथेटर जाएगा, उसको बोलते हैं टेनकॉफ कैथेटर, ओके। टेनकॉफ कैथेटर। देखिए, ये जो रेड पोर्शन है ये हमारा डेक्रोन कफ है, और फिर यहाँ पे हमने इंसर्ट किया है टेनकॉफ कैथेटर। टेनकॉफ कैथेटर के आगे जो है हम फिर से एक डेक्रोन कफ को इंसर्ट करेंगे, ओके।
इसका जो मैच्योरेशन टाइम है वो 2 वीक्स है, मतलब कि जो हमने सर्जरी करके कैथेटर इंसर्ट किया वो 2 वीक्स के बाद ही मेच्योर होगा। अगर हमने मैच्योरेशन से पहले ही इसको यूज़ कर लिया तो क्या होगा कि लीकेज हो जाएगी, क्योंकि आसपास के जो टिश्यूज़ है, इसका जो सूचर है वो ढीला है, हीलिंग नहीं हुई है वहाँ पे। अगर हम मैच्योरेशन से पहले, हीलिंग से पहले ही इसको यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे लीकेज होने के चांसेस है। जो हम डायलिसिस सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी में आएगा वो थ्रू द प्रेशर क्या होगा, पेरिटोनियल का जो स्पेस है उसको, कैविटी है उसको जो है स्ट्रेच करेगा, तो प्रेशर से क्या होगा कि लीकेज होने शुरू हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं डायलिसिस सॉल्यूशन में होता क्या है। डायलिसिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है 1 to 3 लीटर, ठीक है। मतलब जो डायलिसिस सॉल्यूशन हम पेशेंट की बॉडी में हम इंसर्ट करेंगे वो होगा 1 to 3 लीटर, और इट विल डिपेंड अपॉन द पेशेंट्स बॉडी साइज। अगर पतला होगा, एकदम ही माल नरिश टाइप होगा, तो हम उसमें 1 to 3 लीटर कैसे देंगे, ठीक है। और अगर मोटा पेशेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स बॉडी साइज, ठीक है। अब टेम्परेचर इसका क्या होगा, हमारी बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। कोल्ड, अगर हम कोल्ड सोल्यूशन दे देते हैं तो पेशेंट की बॉडी में क्रैम्पिंग होनी शुरू हो जाती है, मतलब पेशेंट का जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पे क्रैम्पिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और सॉल्यूशन जो है स्टेराइल होना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट की बॉडी में जा रहा है। अगर स्टेराइल नहीं होगा तो पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं डायलिसिस सॉल्यूशन के कॉम्पोजिशन में क्या क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, बाइकार्बोनेट, डेक्सट्रोज होगा, हेपारिन होगा। हेपारिन हमने हीमोडायलिसिस में डाला था, वहाँ पे उसका काम था कि वो क्योंकि ट्यूबिंग बहुत बड़ी थी, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोएगुलेट हो जाए, तो इसलिए हमने हेपारिन डाल दिया था। पर यहाँ पे तो ब्लड का यूज़ ही नहीं है, यहाँ पे हेपारिन का ये यूज़ है कि ये कैथेटर में जो भी ऑक्लूजन हो रहा है उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो हम क्या कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में हम इंसुलिन भी डाल सकते हैं। अगर एंटीबायोटिक अगर प्रेस्क्राइब्ड है तो हम एंटीबायोटिक्स भी पेशेंट में डाल सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे मेडिकेशन है, वास्कुलरिटी हाई है तो मेडिकेशन इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आता है प्रोसीजर ऑफ पीडी। अब पेरिटोनियल डायलिसिस करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। इस प्रोसीजर में 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट इज़ इनफ्लो। इनफ्लो मतलब होता है जो हमने डायलिसिस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, बैग से जो हमने कैथेटर लगा के पेशेंट की बॉडी में डाला, पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट किया, मतलब वो फ्लो होके पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी में जो आ रहा है उसको बोलेंगे इनफ्लो, ठीक है। फ्लो फ्रॉम डायलिसिस सॉल्यूशन टू द पेशेंट पेरिटोनियल कैविटी, और ये टाइम ड्यूरेशन होता है 15 to 20 मिनट्स। फिर आता है ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम मतलब कि जो हमने इंसर्ट कर दिया, अब वो जो पेरिटोनियल कैविटी में रहेगा, कितने टाइम तक रहेगा उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम, मतलब अंदर रहना, ठीक है। सॉल्यूशन इनसाइड द कैविटी, ड्यूरेशन होगा इसका 20 to 30 मिनट्स, और डॉक्टर में एक्सटेंड अप टू 8 आवर्स और कंटिन्यूस, मतलब वैसे तो 20 to 30 मिनट्स होता है, बट डॉक्टर के अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब टाइम हम इसको चेंज कर सकते हैं, या 8 आवर्स तक, या कंटिन्यूस भी रख सकते हैं। नर्स का इसमें कोई काम नहीं होता, नर्स अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगी, ठीक है। थर्ड होता है आउटफ्लो, मतलब जो अब डायलिसिस सॉल्यूशन पेरिटोनियल कैविटी में है उसमें जो एक्सचेंज हुआ, जो भी प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस फॉलो हुआ, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, जब एक्सचेंज हो गया वेस्ट का फ्रॉम ब्लड टू द डायलिसिस सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे, कफ को ओपन कर देंगे और जो पेरिटोनियल का जितना भी फ्लूइड है वो आउटफ्लो होगा, बॉडी से बाहर आएगा बाय द ग्रेविटी। इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स इसका आउटफ्लो टाइम है। अगर इनसफिशेंट है आउटफ्लो, मतलब जैसे कि हमने 3 लीटर्स अगर इंसर्ट किया और अगर 2 लीटर ही आया या 2.5 लीटर आया तो ये इनसफिशेंट फ़्लो है, क्योंकि हमें पता है जितना हमने इंसर्ट किया या तो उससे ज़्यादा आएगा या तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो अगर इनसफिशेंट आउटफ्लो है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को साइड टू साइड टर्न करेंगे, पहले लेफ़्ट लेटरल
फिर सीधा स्ट्रेट एंड देन राइट लेटरल, मतलब साइड टू साइड टर्न करेंगे तो अपने आप जो है सारा फ्लूइड बैग में आ जाएगा। ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनसफिशिएंट आउटफ्लो क्या होता है कि अगर फुल बावल और ब्लैडर हो, मतलब कि अगर बावल और ब्लैडर फुल हो तो हो सकता है कि आउटफ्लो प्रॉपर ना हो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि डायलिसिस से पहले ही आप बावल एंड ब्लैडर को एम्प्टी करके आए। फिर आते हैं, हम करेंगे जो आउटफ्लो आया, आउटफ्लो ऑफ द डायलिसिस सॉल्यूशन को हम असेस करेंगे, उसके कलर को असेस करेंगे। जो नॉर्मल कलर होता है डायलिसिस सॉल्यूशन का, जो हम आउटफ्लो का नॉर्मल कलर होगा वो होता है क्लियर कलर होगा। ठीक है। अगर क्लाउडी कलर का आया तो इट मीन्स इट इज़ पेरिटोनाइटिस। ठीक है। अगर यूरिन कलर का आउटफ्लो हुआ तो इसका मतलब हुआ कि ब्लैडर परफोरेट हो गया है। ठीक है। अगर स्टूल कलर का आउटफ्लो हुआ तो हम इससे असेस कर सकते हैं कि बावल परफोरेट हुआ है। ठीक है। अब इसमें पोजीशन हम क्या देंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए, या तो पेशेंट सुपाइन हो सकता है या सिटिंग हो सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो स्टेराइल प्रोसीजर है, क्योंकि हमें इसको पेशेंट के बॉडी में इंसर्ट करना है और वो ड्वेल करेगा वहीं पे। तो इसीलिए याद रखना है कि पेरिटोनियल डायलिसिस हमेशा स्टेराइल टेक्निक से ही करना चाहिए। ठीक है। अब प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर हम क्या चेक करेंगे, वेट मॉनिटर करेंगे बिफोर एंड आफ्टर दोनों। ठीक है। ब्लड शुगर मॉनिटर करेंगे, असेस करेंगे हम डायलिसिस सॉल्यूशन को, मतलब उसमें क्या असेस करेंगे डायलिसिस सॉल्यूशन के अमाउंट को, मतलब ये देखना है कि बॉडी से बाहर उतना आया है या नहीं, हमें डिज़ायरेबल आउटकम मिला है या नहीं। ठीक है। और हमें ये भी देखना है कि प्री प्रोसीजर पेशेंट का बावल एंड ब्लैडर एम्प्टी है या नहीं। ओके। तो प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर हम ये करेंगे। अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पीडी में आता है, फर्स्ट इज पेरिटोनाइटिस। जब मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इज़ द पेरिटोनाइटिस। अगर हम स्टेराइल टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत कॉमन होता है कि पेशेंट विल डेवलप पेरिटोनाइटिस। इसके साइन एंड सिम्टम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साइन एंड सिम्टम हमने जो नॉर्मल पढ़ा था कि नॉर्मल आउटफ्लो होगा वो क्लियर होगा। अगर क्लाउडी आउटफ्लो हुआ तो हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट इज़ डेवलपिंग पेरिटोनाइटिस। ओके। तो ये अर्ली साइन है। फिर जो लेटर साइन होंगे वो होंगे एब्डोमिनल टेंडरनेस, पेन, फीवर, नॉजिया, वॉमिटिंग। तो पेरिटोनियल डायलिसिस पेरिटोनाइटिस है तो इसमें क्या करेंगे हम, मैनेजमेंट की सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे और एंटीबायोटिक। ठीक है। प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, वी विल यूज़ द स्टेराइल टेक्निक। ठीक है। सेकेंड आता है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन क्यों होगा, जैसे कि हमने बात की थी, जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी टेम्परेचर होगा 98 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ ओके। ठीक है। मतलब कोल्ड टेम्परेचर नहीं होगा। कोल्ड टेम्परेचर हुआ तो क्या होगा, पेशेंट विल डेवलप क्रैम्पिंग एंड एब्डोमिनल पेन। तो सॉल्यूशन या तो वार्म हो सकता है या तो बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। वार्म जो है वो अच्छा है, मतलब कि ये भी नहीं कि बॉयल वाला डायलिसिस सॉल्यूशन हम पेशेंट की बॉडी में डालेंगे, इससे क्या पेशेंट को बर्न हो जाएगा। पर हम बॉइलिंग वाला नहीं, पर हम वार्म डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा और अच्छे से ब्लड से एक्सक्रीट आउट हो पाएगा वेस्ट। ठीक है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन है लीकेज। ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी कि सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं, डैक्रोन कफ लगाते हैं, टेनकॉफ कैथेटर लगाते हैं। अगर हमने मैच्योरेशन मतलब कि 2 वीक्स से पहले ही हमने उसको एज अ पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए यूज़ कर लिया तो वहाँ पे लीकेज होगा। फिर फोर्थ आता है इनसफिशेंट आउटफ्लो। इनसफिशेंट आउटफ्लो मतलब कि अगर हमने 3 लीटर इंसर्ट किया है तो 3 लीटर या मोर देन 3 लीटर बॉडी से जो सॉल्यूशन है वो आउट होगा। अगर इनसफिशेंट आउटफ्लो है उसका हमने कॉज भी पढ़ा था कि फुल बावल एंड ब्लैडर है। ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या है कि हम साइड टू साइड पेशेंट को टर्न करेंगे तो जो जितना भी फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। सेकेंड इसका मैनेजमेंट है कि ड्रेनेज बैग को हमें बिलो द बेड रखना है।
ठीक है, थ्रू द ग्रेविटी जो है सारा फ्लूइड बाहर आ ही जाता है। फिर थर्ड आता है कि हमें चेक करना है कि ट्यूबिंग्स में कोई किंग्स तो नहीं है या ब्लॉकेज नहीं है। और इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम इनसफिशिएंट आउटफ्लो को? हमें पहले ये करना है प्री प्रोसीजर कि पेशेंट के बावल एंड ब्लैडर को एम्प्टी करना है। फिफ्थ इज़ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस में आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। फर्स्ट इज कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि जिसको हम CAPD बोलते हैं, CAPD। एंड सेकेंड वन इज ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। अब आते हैं कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस में। नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब 24/7, 24 आवर्स एंड 7 डेज। ठीक है, मतलब उसका कंटिन्यूस है और इसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। 3 to 4 साइकिल्स पेशेंट को दिन में करने पड़ते हैं और 24 आवर्स, मतलब कि एक दिन में पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस 3 से 4 बार करना पड़ेगा और हफ्ते के 7 दिन करने पड़ेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके, सेकेंड वन इज़ ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कैसे होगा? इट विल रिक्वायर अ मशीन जिसमें हम फ्लो जो है वो सेट कर देंगे, ये सब हम सेट कर सकते हैं, तो इसमें मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। और ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरमिटेंट, एक होता है नाइट साइकिल। इंटरमिटेंट का मतलब होता है ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे ये जो है साइकिल परफॉर्म करेंगे ऑल्टरनेट डेज में, मतलब कि एक हफ्ते में 3 से 4 बार। जैसे उसने मंडे को पेरिटोनियल डायलिसिस कर लिया, फिर उसने ट्यूसडे छोड़ दिया तो वेडनेसडे पेरिटोनियल डायलिसिस कर दिया, वेडनेसडे के बाद थर्सडे छोड़ के फिर हाँ उसने फ्राइडे पेरिटोनियल मतलब ऑल्टरनेट डेज में। पर जिस दिन वो पेरिटोनियल डायलिसिस करेगा वो पेरिटोनियल डायलिसिस के 3 to 4 साइकिल्स करेगा। ठीक है, जैसे उसने सुबह 9 बजे कर लिया पेरिटोनियल डायलिसिस 9 से 10, फिर उसने 2 या 4 घंटे का ब्रेक लेके 2 बजे से फिर कर लिया, मतलब 3 to 4 टाइम्स वो दिन में पेरिटोनियल डायलिसिस करेगा, बट ऑल्टरनेट डेज में। ठीक है, फिर आता है ऑटोमेटेड का दूसरा टाइप पेरिटोनियल डायलिसिस का, नाइट साइकिल पेरिटोनियल डायलिसिस। नाइट साइकिल का मतलब होता है कि रात के टाइम पे वो क्या करेगा कि 3 साइकिल रात को परफॉर्म करेगा पेरिटोनियल डायलिसिस, एक साइकिल वो अर्ली मॉर्निंग परफॉर्म करेगा, ताकि उसका जो होल डे है उसमें वेस्ट एक्यूमुलेट ज़्यादा ना हो। तो इसीलिए वो 3 साइकिल रात को करेगा, एक साइकिल वो अर्ली मॉर्निंग कंप्लीट कर लेगा। तो हमने 2 टाइप्स के पेरिटोनियल डायलिसिस करे, वन इज कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, द अदर वन इज ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ऑटोमेटेड में भी हमने 2 पढ़े, इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस, द सेकेंड वन इज नाइट साइकिल पेरिटोनियल डायलिसिस। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज पेरिटोनाइटिस, सेकेंड इज असाइटिस की कंडीशन। असाइटिस क्या होता है? जब पेरिटोनियल कैविटी में एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, उसको बोलते हैं एसाइटिस। थर्ड वन इज प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी। फिर आता है रीसेंट एबनॉमिनल सर्जरी। अगर रीसेंट एबडोमिनल सर्जरी होगी तो जो स्टिचेस है, जो सूचर्स है, वो खुलने के चांसेस है। ठीक है, अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन है रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, अगर ये बोले कि जो पास्ट में एब्डोमिनल सर्जरी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम परफॉर्म कर सकते हैं, बट रीसेंट नहीं होना चाहिए। फिर आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन कोलन ऑब्स्ट्रक्शन। कोलन ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा कि कोलन जो है वो स्वेलअप हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, तो क्या होगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस से उसमें पेन कॉज हो सकता है। फिर आता है डाइवर्टिकुलाइटिस या डाइवर्टिकुलम, इसमें क्या होता है आउट पोचिंग होती है ऑफ द इंटेस्टाइन इलियम की। ठीक है, फिर आता है बावल और ब्लैडर का परफोरेशन अगर हो तो ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। तो आज हमने पढ़ा कि पेरिटोनियल डायलिसिस होता क्या है। ठीक है, एक्सेस साइट ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, डायलिसिस सॉल्यूशन हम कौन सा यूज़ करते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसका सॉल्यूशन का टेम्परेचर, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए। फिर आता है कि प्रोसीजर कितने टाइप्स के होते हैं, इनफ्लो, ड्वेल एंड देन आउटफ्लो। फिर आता है कि इनसफिशिएंट आउटफ्लो हो तो हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मल आउटफ्लो का कलर क्या होता है, एबनॉर्मल आउटफ्लो का कलर क्या होता है। देन प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर हमें क्या चेक करना चाहिए। फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस,
फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, फिर आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये था पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। पर पेरिटोनियल डायलिसिस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको हीमोडायलिसिस अच्छे से समझना होगा। तो मैंने जो लिंक है हीमोडायलिसिस का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उससे गो थ्रू कर सकते हैं, साथ के साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने नोट्स बना रखे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। गो ऑन, please do share, like, subscribe, and just stay tuned. Thank you.